देखो सर, मेरा रिकॉर्ड रहा है आज तक अप्रॉक्सीमेट सर मेरे को 10 साल हो गए हैं। आज तक मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज दिलवाई हैं सर, भगवान के आशीर्वाद से मतलब वो सारी सीधी पड़ी हैं, अच्छी हुई हैं और मैं आगे भी दुआ करता हूँ कि ऐसा ही रहे सर। रियल एस्टेट मार्केट में आने से पहले क्या कर रहे थे? हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि यार मैं एक मॉडलिंग का स्टार बनूं, है ना। लाइक वहीं से स्टार्ट हुआ था। मूवी में भी पैर रखा। 2017 में मूवी का एक चांस मिला विद अभिषेक बच्चन, डायरेक्टर ऑफ अनुराग कश्यप, विद तापसी पन्नू एंड विकी कौशल जी। यमुना एक्सप्रेसवे तो एक ऐसी चीज़ है कि पूरे इंडिया की डेवलपमेंट अगर मैं बात करूँ वो एक तरफ और यमुना एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट एक तरफ। आज कोई घर से निकला यार मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कहता है शेयर मार्केट में कर ले, कोई कहता है गोल्ड में कर ले, कोई कहता है रियल एस्टेट में कर ले। प्राइस तो काफी बढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज, तो जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो कैसे अफोर्ड करेगा? कस्टमर आज भी वो प्राइस मांगता है 10 साल पुराना या 5 साल पुराना, तो आज की डेट में वो चीज़ मिलती नहीं है, राइट। तो 1 करोड़ में से 3 बेच के अब कहाँ से देगा सर? जो भी एक नया इन्वेस्टर है वो अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है या प्रॉपर्टी बाय करने आ रहा है, क्या क्या चीजें उसको चेक करनी चाहिए? सबसे पहले रेरा रजिस्टर्ड देखना चाहिए उसको। कौन सा सेगमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? गुड़गांव मार्केट, नोएडा मार्केट, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस? रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? घर खरीदना ज्यादा बेटर है या रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है? द रियल एस्टेट मार्केट, अ ड्रीम ऑफ एवरी मिडिल क्लास फैमिली। सो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे रियल एस्टेट मार्केट कैसे काम करता है, what are the insights about it, and for that the best person to have on the show is someone who has been working into this market for a long time. He knows the in and out, he knows how the market works, so we'll learn from him. उनसे जानते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है and where should be focusing on. Welcome back to the Tendra Kalshi show. Thank you for being connected, being a part of the family now. So let's welcome Jasleen Balla to the show. So hi Jasleen, thank you for being part of the show. थैंक यू जी, थैंक यू। And thank you for accepting the invite. थैंक्स अ लॉट जी। So talking of Jasleen, he is a property consultant, a real estate consultant. इन्होंने अपना करियर इनिशियली तो किसी और डोमेन से स्टार्ट किया, उसके बारे में हम और जानेंगे इनके थ्रू डायरेक्टली। ही इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। बट रियल एस्टेट मार्केट में ये पिछले 7-8 साल या शायद उससे ज़्यादा ही टाइम हो चुका है इनको काम करते हुए, तो इनको काफ़ी पता है उसके बारे में, इसलिए मैंने सोचा आज इनसे ही जानते हैं कि क्या है ये मार्केट एंड जो भी हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग उसके आंसर्स हमें इनसे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, लाइक कहाँ से ये शुरू हुआ, और ऑडियंस वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि आप इस रियल एस्टेट मार्केट में आने से पहले क्या कर रहे थे? सर सबसे पहले तो जो एक हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि यार मैं एक मॉडलिंग का स्टार बनूं, है ना। लाइक वहीं से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज बॉडी बनाने का शौक था शुरू से। तो बॉडी भी बनाई तो फिटनेस मॉडलिंग कर दी, देन उसके बाद अपने शूट्स वगैरह करने लग गया, फोटो शूट्स करवाए तो शूट्स मिलने भी स्टार्ट हो गए, फैशन शोज मिलने लग गए, प्रिंट शूट्स मिलने लग गए, डिजाइनर शूट्स मिले। देन धीरे धीरे फिर मूवी में भी पैर रखा। तो 2017 में मूवी का एक चांस मिला। सोचा नहीं था कि मतलब कि यहाँ तक भी जाएंगे, सोचा छोटी सी एक फिजिक बना के एक बढ़िया सी एक नाम रखना है बस अपना, दैट्स इट। तो जब मूवी में चांस मिला सोचा यार कि मतलब बहुत बढ़िया है। 2017 में आई डन मूवी विद अभिषेक बच्चन, डायरेक्टर ऑफ अनुराग कश्यप, विद तापसी पन्नू एंड विकी कौशल जी। मनमर्जिया मूवी। सो दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी कि बहुत बढ़िया है। जब देखा कि मतलब कि बीच में इतने टाइम बाद इतना ज़्यादा एक टाइम पड़ जाता है, मतलब एक आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए। सो फिर जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है तो उसको फिर अपने लिए प्लेटफॉर्म एक ऐसा चूज़ करना है जहाँ से उसको डेली इनकम हो, हर मंथली एक अच्छा चले, क्योंकि शौक और रेगुलर बेसिक इनकम को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। शौक और नेसेसिटी दोनों अलग चीज़ है। एग्जैक्टली सर। तो उसके लिए फिर हमें कुछ ऐसा करना था जहाँ पे बढ़िया करें। फादर साहब मेरे इसी बैकग्राउंड से हैं, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड से हैं। सो उन्हीं के एक्सपीरियंस सर, उन्हीं के सारे आशीर्वाद लेते हुए मैं आगे दिल्ली एनसीआर में मैंने पैर रखा। से व्हाई नॉट दिस बिग सिटी, बिग अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट दिल्ली एनसीआर? सो दैट्स व्हाई। तो आपका बैकग्राउंड दिल्ली एनसीआर नहीं है, राइट? नो सर, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम लुधियाना। ओके, सो ऑल द वे फ्रॉम लुधियाना टू दिल्ली एनसीआर। जी। टॉकिंग ऑफ रियल एस्टेट्स नाउ। जी सर। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हो, तो यू नो कि ये एक ऐसा मार्केट है जो आज भी एआई ड्रिवन नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा नहीं है। इट्स मोर अबाउट पीपल कनेक्ट। एग्जैक्टली। आई मीन यू टॉक कि आपके फादर साहब इसी इंडस्ट्री में थे, तो आपको ऑलरेडी इसके बाद थोड़ा नॉलेज थी, बट और क्या ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने आपको मतलब एक्साइट किया? देखो सर, अगर मैं वहाँ की बात करूँ, वहाँ से और यहाँ का तो टोटली रियल एस्टेट चेंज है। अगर
आप पंजाब का देखो और यहाँ का, कुछ कस्टमर्स भी हैं हमें बोलते हैं कि मतलब यार पंजाब में तो हमने प्रॉपर्टीज ली हैं, वहाँ पे ऐसे चलती हैं। इवन आप दिल्ली का भी देख लो, अगर नोएडा के साथ, वहाँ का भी चेंज है बहुत सारा। Right. एक यहाँ की प्रॉपर्टीज, गुड़गांव की प्रॉपर्टीज और दिल्ली की प्रॉपर्टीज में फ़र्क है। गुड़गांव और नोएडा की सिमिलर मिलेंगी आपको फिर भी कुछ बिल्डर प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैसी आदत जिन क्लाइंट्स को है उनको डिफरेंट मिलेगा। सो मेरे लिए एक न्यू चैलेंज नहीं था खास। ठीक है, जब करने की पावर हो, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, चीज़ को सीखता है और आगे बढ़ता है। तो अगर मैं एक लिसनर के हिसाब से बात करूं, जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टिंग या रियल एस्टेट एजेंट एंड ऑल, ये टर्म्स तो सुनने को मिलते हैं जी। बट जस्ट फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हो, मतलब एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपका जो रोल है तो उसमें आप क्या क्या करते हो, व्हाट ऑल थिंग्स यू कवर? देखिए सर, एक तो होता है कि आप अगर किसी एजेंट के पास जाते हो बाहर, किसी बाहर एजेंट पे गए, उन्होंने आपको प्रॉपर्टी बताई, एक कोई सौदा बताया कि सर ये शर्मा जी का सौदा है, यहाँ पे एक फ्लैट बिका हुआ है, ये एक फैक्ट्री बिका हुआ है, यहाँ पे आपने उनको दिखाई, आपने देखी सारी चीज़ें, है ना, तो उस पर 1% आपसे लेते हैं या जो वो सारी चीज़ें चलते हैं। ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जो हम करते हैं सर, यहाँ पे आपको एक नहीं, 1 से 50 ऑप्शन कम से कम अंडर वन रूफ आपको मिल जाते हैं। ओके। एक ग्रेड कैटेगरी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। जिन बिल्डर्स के बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हैं, कम से कम 20-30 साल पुराना बैकग्राउंड है, उन्हीं बिल्डर्स का बैकग्राउंड चेक करके और डिलीवरी चेक करके, स्क्वायर फीट एरिया चेक करके सब हम टाइप करते हैं और मार्केट से दी बेस्ट डील अपने पास लेके आते हैं। अब उसमें क्या फ़ायदा होता है, फैमिली आती है, कभी ऐसा तो नहीं है एक बार में देखा जी पसंद आ गया जी डन किया, होती हैं, पर ज़्यादातर लोग एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादातर देखते हैं कि हम कुछ और देखें, हम दूसरी ऑप्शन देखें, तीसरी देखें। आप 1 महीने में जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगातार रोज़ भी जाते हो तो 30 से 35 ऑप्शन देख लोगे। टाइम लगेगा। सो आप अगर यहाँ आते हो, एक ही छत के नीचे आपको कम से कम 30-35 ऑप्शन सारे दे देंगे एक ही दिन में। आप विजिट करना चाहो दिन में 2, 3, 4 जितने विजिट करना चाहो कर लो। अगले दिन आओ तो भी दिखा देंगे। आप आराम से शॉर्टलिस्ट करके उसे डन कर दोगे और प्राइस वो मिल जाएगा जो कहीं नहीं मिलेगा। ओके। सो ये करते हैं हम। सो बेसिकली वैसे घूमते रहो अगर एजेंट्स के थ्रू तो शायद मैं महीने लग जाए मुझे एक फाइनल प्रॉपर्टी ढूंढने में, बट वही अगर मैं किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जैसे आप हो उनके पास जाऊंगा तो शायद मुझे 1 हफ्ते के अंदर एक फाइनल प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस एक ही जगह मिलेंगे। एग्जैक्टली सर, इसके ना मतलब रीजंस हैं काफ़ी, मतलब वायस सीधी सी कहानी है कि अगर हम कहीं पे ये चीज़ जा रहे हैं तो वो क्लाइंट को डिफरेंट मिलता भी है, डिफरेंशिएट उसको दिखता है कि हाँ यार वहाँ पे मैं गया, मेरे को एजेंट ने सीधा साइट पे बुलाया, आप देखिए सर यहाँ पहुँचो, गोल चक्कर पे मैं खड़ा हूँ, सर ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी बैक है, ये फ्रंट है, दैट्स इट। इतनी डिमांड है, बाकी पार्टी से बैठ के बात कर लेंगे, आज सड़क पे खड़ के बातें हो रही सारी। अब कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, तो ये तो पता ही नहीं है ना, उसकी नीड क्या है, वो कितना लोन के साथ लेना चाह रहा है, कितना वो रेंटल एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वो लेना चाह रहा है तो कितनी सेल्फ फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, ये नहीं पता। तो वो हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं बैठ के ऑफिस में। ये हमारा काम है बेसिकली कि हम पोर्टफोलियो उसका जानेंगे, सर आपकी नीड क्या है, आपको कितने साल में पोजेशन चाहिए, आपको इंस्टेंट पोजेशन चाहिए तो मेरे पास वो प्रॉपर्टीज हैं, आपको अगर रेंट आउट करनी है तो मेरे पास रेंटल वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो चाहिए आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो भी प्रॉपर्टीज है मेरे पास, बायबैक वाली प्रॉपर्टीज भी है मेरे पास, तो हम वो डिजाइन करेंगे उसको बैठ के बात उसकी सारी जान के। ओके जी। अब शायद लोगों को समझ में आएगा कि डिफरेंस कहाँ होता है। एग्जैक्टली सर। अब हम इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में स्पेशली नोएडा या इधर दिल्ली एनसीआर की मार्केट में काफ़ी चीज़ों के चेंजेस आए हैं। जी। पहले रेरा नहीं था, रेरा आया, जीएसटी नया चीज़ इम्प्लीमेंट हुई, जी, बीच में कोविड भी आ गया, जी, उसका भी इम्प्लीकेशंस रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ है, ठीक है। एंड आई एम श्योर क्योंकि आपकी जर्नी उस टाइम के थ्रू गई है तो यू हैव सीन ऑल दिस चेंजेस। ट्रू। तो व्हाट हैज़ बीन द चैलेंजेस और क्या क्या डिफरेंसेस आपको दिखे हर एक चीज़ के बाद, लाइक अगर जब रेरा आया तो क्या डिफरेंस हुआ या जीएसटी के बाद क्या आपको डिफरेंस लगे, इफ़ यू कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूँ रेरा की, रेरा के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंस हुई हैं, बहुत ज़्यादा, जो ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं थी। एक बायर प्रॉपर्टी ले लेता था, वो प्रॉपर्टी कागजों में घूम रही है, उसके बाद उसको कभी मिली नहीं है। ये चीज़ें होती थी बिकॉज जितनी ज़्यादा फंडिंग होती थी पहले,
बड़े बड़े डेवलपर्स वो अपनी जेब में से कम पैसा लगाते थे। Right. 100 रुपये में से 10 रुपये लगाए जेब से, 90 बाहर से ले लिए। Right. 90 का लोन के आगे उसको ब्याज देनदारी करके 150 खड़ गई। अब 150 के आगे देनदारी में अब उसने अपने प्लान में अश्योर रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। उसको मार्केट में उसको ब्याज देना है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो अमाउंट कस्टमर देके बैठा है। Right. उसको भी देना है कुछ उसको। देन अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए उसमें से पेनल्टी भी देनी है उसको। सो 100 चीज़ें, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा भी देना है उसको। सो ये चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो जब भी जेब में से पैसे नहीं होंगे, फुली पेड अप लैंड, इसके अलावा थोटे को पैसे भी देने हैं, जब वो नहीं हो पाते थे तो इसीलिए प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाते थे। तो ये रह रहा कि पहले की कहानी है जब एक बायर को एक प्रॉपर्टी लेने का सपना ही रह जाता था। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को प्रॉपर्टी अभी तक हैंड ओवर नहीं हुई है, बिल्डर भाग गया, हाथ खड़े कर गया, दिवालिया हो गया, अंदर है, कोई वाली वारिस नहीं है, कुछ नहीं है, और लोगों की कागजों में प्रॉपर्टी उनके पास पड़ी है। Okay. रेरा आने के बाद बहुत अच्छा एक काम हुआ, लोगों को एक हौसला आया, एक लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया कि यार शायद मेरे को मेरी प्रॉपर्टी मिल सकती है। बूस्टअप मिला कि हाँ आज की डेट में इतने नॉर्म स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अथॉरिटी कहती है आपके पास पैसे हैं, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की लैंड है, 100 करोड़ आपके पास पड़ा है, आप बताइए आप कितने किस्तों में दे सकते हो, 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, आप दीजिए, उस हिसाब से आप दीजिए, उस हिसाब से मेरे से रेरा लीजिए हर फेज का। Okay. वो आपकी परफॉर्मेंस फर्स्ट फेज की देख के, कंस्ट्रक्शन की है तो दूसरे फेज का आपको रेरा देगी, दूसरे की कंस्ट्रक्शन डन की है तीसरे की देगी, परफॉर्मेंस देख के। और आप वो पैसा कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं वो भी देख के बैकग्राउंड आपका, आपको रेरा मिलता है। Okay. उस रेरा के अंदर आपको सारी नॉर्म्स डालने पड़ते हैं कि आप पोजेशन से लेके इंटीरियर, अंदर एरिया, इसके अलावा आप उसमें कितना एरिया ग्रीन एरिया छोड़ोगे, कितने अमेनिटीज बनाओगे, कितना क्लब हाउस का एरिया रहेगा उसमें, और बालकनी एरिया क्या रहेगा, वेंटिलेशन का एरिया क्या रहेगा, कितने टावर होंगे, उससे कोई भी चीजें 1% ऊपर नीचे नहीं हो सकती। Okay. अगर चीजें चेंज होती हैं तो अंदर के बायर्स उस पर रेरा केस फाइल भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में वो बहुत ज्यादा सुनवाई है बायर्स की, आपसे ज्यादा, यानी क्लाइंट से ज्यादा आज की डेट में मैं कहना चाहूंगा बिल्डर को ज्यादा जरूरी है, बिल्डर को ज्यादा जल्दी है पोजेशन देने की, क्योंकि रेरा इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है। Okay. जी। और जीएसटी के सबसे जीएसटी की अगर मैं बात करता हूँ, जीएसटी का खास इम्पैक्ट नहीं आया सर। जीएसटी का अगर मैं बात करूँ, वो कार्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स में आप देख पा रहे हो कि वहां पर ज्यादा है या और जगह। हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खास इतना फर्क नहीं है। कोई इंटरनल कोई डेवलपर अपने बिहाफ पे कोई डिस्काउंटिंग वगैरह कर रहा हो जीएसटी की तो वो बात अलग आ जाती है, बट ओवरऑल कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और कोविड के बाद क्या डिफरेंस है? कोविड की तो सर अगर मैं बात करूं, कोविड में मतलब मैं यूं कहूंगा जिन लोगों ने नोटबंदी में पैसा लगाया ना प्रॉपर्टी में, उन्होंने इतना नहीं कमाया, जिन लोगों ने कोविड में पैसा लगाया उन्होंने कमाया। ये इसलिए क्योंकि तब आपको अपने करेंसी के लिए आपने 50 वाली चीज 70 की भी ली है। ये ट्रू है सर, ये नेस्टी ट्रूथ है। आज जो देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा, क्योंकि प्राइस छुपते नहीं, वो मार्केट में निकल के आते हैं। और जब कोविड हुआ तब आपको 50 वाली चीज वही 30 की भी मिली है, 25 की भी मिली है, और खरीदने वाले ने खरीदी है। जब लोगों को लग रहा होगा यार मेरा क्या होगा आगे, यार पता नहीं अभी क्या है, कोई हॉस्पिटल भाग रहा है, कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा है कि हाँ यार सिलेंडर ले आओ यार इतने का, मैं आगे का बैकअप रख लूं, है ना। पैनिक बहुत थे तब उस टाइम, तब इन्वेस्टर डील करने वाले डील भी कर रहे थे। इवन सर मैंने भी कोविड में सर विजिट्स करवाई हैं, मतलब फ्लैट्स की डील्स हुई हैं। पहले 2 लगे थे, 20 और 21। अगर मैं उसकी बात करूं तो 20 में तो सर मेरे को काम करने का तरीका ही नहीं पता लग पाया, मतलब मैं देखता रह गया कि हुआ क्या। सो मेरे लिए न्यू था, मैंने कहा यार एक मतलब समझ से बाहर। इवन थोड़ी बहुत हुई डील्स, देन कैंसिल हुई, देन मैंने कहा यार समझ नहीं आया, लेसन मिला, ठीक है सीखते हैं या जीतते हैं सीखते हैं। तो 21 में जब मैंने देखा थोड़ा सा ऑफिस जाने के बाद कि काम कैसे, किन लोगों ने क्या क्या किया, लर्निंग करके देन मैंने 21 में जब काम किया, 21 में मैंने बुकिंग्स भी की, क्लाइंट्स लिए और विजिट्स भी करवाई, सब हुआ, देन काम हुआ। और तब पता लगा कि इन्वेस्टर मार्केट में हर तरह का है, हर टाइम पे पैसा लगाने को रेडी है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। राइट। अगर मैं इंडिया की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करें तो अब कई जगह पे, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है हमारा, हाँ जी, नोएडा एयरपोर्ट आ रही है, ऐसे काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रही है। कई जगह पे अब एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, ठीक है, नए नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रही हैं। उसके हिसाब से आपको अगले 5 साल में किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है? देखो सर, यमुना एक्सप्रेसवे तो एक ऐसी चीज़ है कि मेरे पूरे इंडिया की डेवलपमेंट अगर मैं बात करूं वो एक तरफ, और यमुना एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट एक तरफ। जितने बड़े बड़े आप मेडिकल डिवाइस पार्क देख लो, लॉजिस्टिक हब देख लो, टॉय पार्क हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया, इसके अलावा आपके फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, कोरियन एंड जापानीज कंपनीज हो गई, सारी कहाँ पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे। इवन DMIC, रैपिड रेल मेट्रो, इसके अलावा नाइट सफारी, अम्यूजमेंट पार्क,
सब कुछ है। 650 एकड़ का आईटी पार्क, मोबाइल एक्सचेंज हब एंड मैनी मोर, जो आप सोच भी नहीं सकते कि एक अलग शहर बसने जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे। ऐसे ही नहीं सर, वहाँ पे एक टैगलाइन होती है, फ्यूचर इज हियर। सो अच्छा। येडा अथॉरिटी ने लगाया फ्यूचर इज हियर। एक्चुअल में यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आज की डेट में यमुना पे पैसा लगा रहा है, नंबर 1 से बहुत अच्छा फ्यूचर है यमुना। इन सारी डेवलपमेंट की वजह से लाइक स्पेशली अगर मैं एक्सप्रेस वेज की बात करूँ, कितने सारे हाईवेज और एक्सप्रेस वे अलग अलग सिटीज़ में बने हैं। अगर मैं दिल्ली एनसीआर के बाहर की बात करूँ, बाकी सिटीज़ में जो टायर 2 एंड ऑल, तो वहाँ पे कुछ आपको दिखता है लाइक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी? सर पैसा कमाने वाला हर कहीं कमा रहा है। जिस बंदे को पैसा घुमाना आता है उसे पता है कि यार यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है, अब मुझे पता है कि मेरी एंट्री कब है और एग्जिट कब है। उसके लिए टायर 2 टायर 3 सिटी मैटर नहीं है ज़्यादा। बट हाँ ये है कि जिधर की तरफ स्कोप ज़्यादा हो, जिधर आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही हो, पैसा वहीं लगाना चाहिए। जहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही हो, पैसा वहाँ पे लगाओगे तो ऑब्वियसली वो 4 पैसे देके जाएगा। जिस सिटी में सब कुछ आ चुका है, एयरपोर्ट, आईटी एंड मैनी मोर अमेनिटीज, उसमें कोई फायदा नहीं है सर। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। बट एक नॉर्मल बायर जो है, जो रहने के पर्पज से ले रहा है, उसके लिए क्या प्रेफर्ड है? एक सिटी जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है या एक जो अभी डेवलप हो रही है? रहने के लिए तो सर सबसे पहले तो वो देखिए स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, ये सारे, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें पास होनी चाहिए। और उस जगह पे प्राइस अप्रिशिएट ना हुआ हो, कि मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉपर्टी 3,000 से शुरू हुई और वो आज पहुंच गई 20,000 के रेट पे। वो वहाँ देखे जहाँ पे भी प्राइस बढ़ने हो फ्यूचर में, वहाँ पे वो पैसा लगा के अपने अकॉर्डिंगली लगा सकता है। जहाँ उसके 4 पैसे भी बन जाए, उसको कल से मूव ऑन करना हो मूव ऑन भी कर ले, रहना हो तो 4 पैसे भी बने रहे उसके। ओके, तो आपके टिपिकल क्लाइंट्स किस तरह के होते हैं? लाइक फर्स्ट टाइम बायर होते हैं जनरली, या इन्वेस्टर्स ही आते हैं, या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले? सर हर किस्म के होते हैं, ज़्यादातर फर्स्ट बायर। ओके। ज़्यादातर जिन लोगों को पहली एंट्री है नोएडा के अंदर, पहली एंट्री है दिल्ली एनसीआर के अंदर, पहली इन्वेस्टमेंट है जिनकी, वो ज़्यादातर होते हैं सर। 80 से 90% का रेशियो उनका होता है। 10 से 20% वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पहले हैं ऑलरेडी। तो कोई ऐसा स्टोरी या इंसिडेंट है जो शेयर करना चाहो आप? बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी हैं। मतलब जिन लोगों ने, मतलब ऐसे भी हैं कि जो फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखी हैं, मतलब जिनको एग्रीमेंट भी नहीं पता सर, एग्रीमेंट नाम की चीज़ क्या होती है। ओके। ऐसे भी मिलते हैं। उसके बाद वो जब जुड़ते हैं 4-5 साल में हमसे इन्वेस्टमेंट करके इतने शार्प हो जाते हैं कि अब वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को सिखा देंगे कि क्या रियल एस्टेट है। ओके। जी। सो वो जुड़े रहते हैं ना, फिर वो आगे करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उससे उनको पता चल जाता है सारा। मैं पर्सनली ये चीज़ अग्री करूंगा, क्योंकि जब मैंने भी एक्सप्लोर करना शुरू किया मार्केट रियल एस्टेट में, तो मैंने बहुत साइट्स विजिट किए। अच्छा। अलग अलग एरियाज में, दिल्ली एनसीआर के हर कोने को कवर किया शायद। ओके। जब स्टार्ट किया था तब मुझे जीरो पता था हाँ। क्या होता है, टर्म्स तक नहीं पता थे। हाँ। अगला बंदा 4 बातें बोल के चला जाता था, मैं आके सोचता था उसने बताया क्या मुझे। बताया गया। अब मैं उस पोजीशन पे हूँ कि एटलीस्ट उसका 60-70% मैं समझ पाता हूँ। ओके, देयर आर अदर टेक्निकल थिंग्स जो शायद मुझे नहीं पता है, क्योंकि पेपर वर्क में बहुत कुछ होता है, बट हाँ जी। हाँ, हाई लेवल पे बहुत सारे टर्म्स अब मुझे भी क्लियर हो गए। तो मुझे लगता है जिसको ये चीज सीखनी हो ना रियल एस्टेट, उसको साइट विजिट करनी शुरू कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेना या नहीं लेना सेकेंडरी है, बट विजिट्स करो, एक्सप्लोर करो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। बहुत कुछ पता। ओके, जब आपके पास कोई पहला बायर आता है, अगेन फर्स्ट बायर हो या इन्वेस्टर भी हो, तो उसकी ओवरऑल जर्नी क्या रहेगी? लाइक कहाँ से शुरू होगा, क्या प्रोसेस क्या होता है? सर प्रोसेस कुछ नहीं है, मतलब जैसे कि मैं बताया कि हम पूरी गाइडेंस पे काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको नोएडा की एंट्री से बता देते हैं हम तो ये भी बताते हैं सर आप आए कहाँ से, रास्ते से पूरे मैपिंग से स्टार्ट करके यहाँ से ये मिलता है, ये डेवलपमेंट है, ये था पुराना रेट, ये आज रेट है, ये डेवलपमेंट पहले आई थी, अपकमिंग डेवलपमेंट ये आ रही है, इस रेट पे आ रही है, फ्यूचर में यहाँ तक प्राइस पहुँच जाएगा, पूरा बता के देन उसको हम बिल्डर बैकग्राउंड पे बताते हैं। 3-4 ऑप्शंस देते हैं कि सर ये बिल्डर्स की प्रॉपर्टी मार्केट में टॉप कर रही हैं आज की डेट में, सो आप इनमें देख सकते हैं। जब बिल्डर शॉर्टलिस्ट हो जाता है देन हम उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट पे आते हैं, ठीक है। देन प्राइस नेगोशिएशन पे बात होती है, साइज नेगोशिएशन पे बात होती है। वो करने के बाद देन हम उसको उसके फाइनल बुकिंग पे बात होती है। विजिट वगैरह अगर होनी हो तो विजिट पे होती है, अदरवाइज क्लाइंट बिना विजिट वाले भी बहुत होते हैं जो ऐसे ही बुकिंग करा के देन विजिट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअली याद आया, लाइक क्योंकि मैंने आपका वो इंस्टा पेज विजिट किया है, ठीक है, तो आई हैव सीन लाइक आप काफ़ी वीडियोस बनाते हो जी रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, एंड जनरली आप सर्वेज वगैरह भी करते हो। जी जी। तो वो थोड़ा अलग था, क्योंकि वो मैंने अभी तक किसी और के पेज पे शायद देखा नहीं है। ओके। क्योंकि कर रहा हो तो मे बी आप जी पेज जी तक पहुंचा नहीं मैं। जी। तो वो आइडिया कहाँ से आया? सर वो मेरा माइंड में आइडिया था कि मतलब लाइक ऐसा कुछ करना है, बिकॉज मेरा पेज बनाने का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि ऑडियंस को ये दिखाना कि मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। मेरा मोटिव ये था कि गाइडेंस देना
ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी की गाइडेंस नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को एग्रीमेंट ही नहीं पता। बहुत सारे कस्टमर हैं ऐसी सेम, मैं गाइडेंस देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी रिलेटेड की हो चीज़ें, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ भी हो, फ्लैट्स हो, चाहे कुछ भी हो, विलास, प्लॉट, शॉप, ऑफिस, एवरीथिंग, उसके अंदर क्या सही है, क्या गलत है, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट, तो वो मोटिव था। ऐसे इसके साथ साथ करते करते जब मैंने देखा कि यार हमारे कुछ चैलेंजेस आते हैं कि कस्टमर आज भी वो प्राइस मांगता है 10 साल पुराना या 5 साल पुराना, तो आज की डेट में वो चीज़ मिलती नहीं है। राइट। अब आज की डेट में कस्टमर 6 साल पुराना प्राइस मांगता है कि 1.5 करोड़ में 3 BHK या 1 करोड़ में 3 BHK मिल जाए, तो 1 करोड़ में से 3 BHK अब कहाँ से मिलेगा सर? तो मेरे को वहाँ से आइडिया है कि यार क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ सॉल्व कर दे जाए यार कि कस्टमर को बताने से जाए आधा घंटा, क्योंकि बताने के बाद भी अगर मैं बोलूँगा तो कस्टमर को लगा नहीं यार झूठ बोल रहा है, मैं ट्राई कर लूँ एक बार। मैं क्यों ना यार ऐसे कर दें, लाइव ऑडियंस से पूछ लें कि मिलता है कि नहीं मिलता। ऑडियंस पे तो जो यकीन कर ही लेंगे जब लाइव चलेगा, इतने लोगों ने क्या बोल दिया, तो हम लाइव चलते हैं। चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आज कोई घर से निकला यार मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कहता है शेयर मार्केट में कर ले, कोई कहता है गोल्ड में कर ले, कोई कहता है रियल एस्टेट में कर ले। तो ऑडियंस क्या कहती है, भाई आप ये देख लो, उसके अकॉर्डिंग ही अपना फैसला ले लो। यूनिक आइडिया है जी, अच्छा लगा मुझे भी, बिकॉज आपने मेंशन किया लाइक लोग पुराने प्राइसेस पे भी अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज एंड ऑल। 3 BHK का प्राइस आपने बताया लाइक 1.5 करोड़, तो प्राइस तो काफ़ी बढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के, स्पेशली अगर आप दिल्ली NCR के हिसाब से बात करें, तो जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो कैसे अफोर्ड करेगा? सर मिडिल क्लास फैमिली कल भी अफोर्ड करती थी, वो आज भी करेगी, बस लोकेशन चेंज करेगी सर। ओके। अब जिस लोकेशन पे वो आज से 5 साल पहले रेंट पे रह रहा था, जरूरी नहीं है उसको वहीं पे उसका ड्रीम होम उसको उसी रेट पे मिल जाए जो 5 साल पहले था। ओके। अब आप देखिए ना सर, जिस प्राइस पे यमुना एक्सप्रेस वे हुआ करता था आज से 5 साल पहले, उसी प्राइस से कम रेट पे आपको नोएडा एक्सप्रेस वे पे मिलता था पहले। नोएडा एक्सप्रेस वे यानी कि अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, मतलब यहाँ पे प्राइस पहले चलता था 7-8 हज़ार पर स्क्वायर फीट का। ठीक है सर, मेरे देखते देखते 5 to 6 ईयर्स में, 7 ईयर्स में यहाँ पे प्राइस पहुँच गया डबल, ऑलमोस्ट डबल, डबल से भी आप पास डबल कह सकते हो, डबल पहुँच गया। और अभी जो न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 ब्रांडेड रेजिडेंसी जिसको बोलते हैं इस तरीके से। सो ये मार्केट चेंज हुई, अब वो प्राइस कहाँ रह गया 7-8 हज़ार वाला जो पहले था यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे आ गया वो प्राइस, तो जिसकी कहीं अब दाल नहीं गलेगी वो गलेगी यमुना एक्सप्रेस वे पे, वो वहाँ पे सेटल होगा सर। नहीं करोगे रेंट पे रहोगे सर, कुछ सस्ता लोगे अनऑथराइज लोगे, जो सच है। ओके, अनऑथराइज वाले आपने बात की, तो अगेन दिल्ली NCR बहुत बड़ा एरिया है। हाँ जी। कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्डर प्रॉपर्टीज़ जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी। अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं तो लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्लॉट थिंग। अब एक प्लॉट होगा जो शायद मुझे यमुना एक्सप्रेस वे में ऑथराइज प्लॉट या कोई अच्छे बिल्डर के थ्रू मिल रहा होगा, और उसका रेट चल रहा है 1 लाख गज का, और एक तरफ एक और डीलर है वो कॉल करके कहता है प्लॉट्स ले लो 25,000 गज में। 25,000 झोल कहाँ है, वो 25,000 में दे कैसे है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया, और मुझे खुशी है इस बात का आपको पता भी लगा। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको पता ही नहीं लग पाता कि झोल कहाँ पे है। कस्टमर विजिट करके आता है यमुना एक्सप्रेस वे पे, उसने देखा अच्छे अच्छे ब्रांड्स 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक का रेट है, और वहीं पे उसको बाद में पता लगता है कहीं से कॉल आती है किसी और जगह से, उसके आसपास लोकेशन, आसपास के लोकेशन में, कॉलोनी में से, सर यहाँ पे हमने इस नाम से काटी है, इस नाम से है, फलाना डेवलपर है, कुछ पता नहीं, नया नाम एक उसको सुनने को मिलता है 20,000, 25,000। तो सर वो है बेसिकली अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड है टोटली, जो गवर्नमेंट के प्लॉट्स कह के बेचे जा रहे हैं कि सर ये यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, ये इन्होंने निकाले हुए हैं, गवर्नमेंट ने प्लॉट्स निकाले हुए हैं। कहीं इस तरीके से बेच रहे हैं, कहीं ऐसे बेच रहे हैं। और सर मार्केट में ना कस्टमर हर तरह का है। कस्टमर तेज से तेज भी है जिसको फुल नॉलेज है, कस्टमर बिल्कुल सीधा का सीधा भी है जिसे पता नहीं है और वो जाके बुकिंग करवा देता है। ये बाद में पता चलता है। तो मेरा बेसिकली ये भी है कि मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि कहाँ पे चलाओ, कहाँ पे पैसा ना लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज कहीं पे बुलडोजर चल रहे हो, मेरे कस्टमर ऐसे भी देखते हैं, वो देख के आए यार हम गए फलानी जगह बुलडोजर चल रहे थे, अगली बार वहीं पे वो था ही नहीं। इवन मेरे पास इंटरव्यू देने आया सर एक लड़का, अच्छा, इंटरव्यू देने आया, उसने मेरे को बताया, मतलब वो
रिजेक्ट हो गया था, नो डाउट। मतलब मैंने कहा भाई आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आना, देन मिलते हैं। उसने मेरे को बोला सर आपसे एक बात बोलूँ। मैं कहा हुक्म करो भाई। तो कहता कि एक मेरा छोटा सा काम करवा दो, मैंने एक प्लॉट लिया था। अब बताओ कहाँ पे? कहता यमुना एक्सप्रेस वे पे टप्पल में प्लॉट लिया था। कोई बताया उसने बिल्डर, उसका बिल्डर का दिल्ली में ऑफिस था। तो कहता हमने तब किसी के नॉन में बुकिंग करवा दी, 12 लाख रुपए का प्लॉट। अप फ्रंट जाने थे 2 लाख, देन 50-50 हज़ार की किस्त जानी थी आगे करके। अच्छा। तो मैं कहा भाई ठीक है, सुना मैंने पहले उसका पूरा। कहता भैया 2 लाख भी चले गए और 3 से 4 बार 50,000 की किस्तें भी चली गई। देन उसके बाद क्या हुआ, हमने जब पता किया वहाँ पे ना तो साइट पे बिल्डर का ऑफिस वाला कोई बंदा, ना उसका साइट ऑफिस वहाँ पे है। जब वहाँ पर गए जहाँ पे उनका हेड ऑफिस दिल्ली में, वहाँ भी कोई नहीं है। पता लगा बिल्डर भागा हुआ है, कुछ नहीं है। और वो टोटली अनऑथराइज्ड ज़मीन थी। आज उसका कोई वालीवर्स नहीं है, वो रिफंड के लिए बैठा, वो जाए कहाँ पे? सो दिस इज़ द अनऑथराइज्ड। 4 बंदे जुड़ के कॉलोनी काट देते हैं और कहते हैं ये ले लो, ये सस्ता है। सस्ता बाद में महंगा पड़ता है सर। जो भी एक नया इन्वेस्टर है, मतलब ऑब्वियसली वो जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जी वो अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है या प्रॉपर्टी बाय करने आ रहा है, किसी भी कैटेगरी का हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फ्लैट हो या प्लॉट हो, क्या क्या चीज़ें उसको चेक करनी चाहिए? सर, रेरा रजिस्टर्ड। सबसे पहले रेरा रजिस्टर्ड देखना चाहिए उसको कि प्रॉपर्टी मेरी रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो कस्टमर्स जो जानते हैं कि यार प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड ही लेनी चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग फ्री होल्ड के चक्कर में अपना नुकसान करवाते हैं। मैं ये नहीं कहता फ्री होल्ड बुरा है, बट फ्री होल्ड के चक्कर में ज़्यादातर उनको उनकी प्रॉपर्टीज हाथ से छूटती मैंने देखी हैं, जो कस्टमर्स की निकलती हैं। और बहुत कम कस्टमर्स हैं, इवन अभी पीछे एक कस्टमर भी मिले थे, मैंने फीडबैक भी डाला था उनका। उनको पहले ही पता है, पूरा पता है मेरे को खेल क्या चलता है, मेरे को तो रेरा वाले चाहिए। उसमें मेरा भी काम बहुत ईजी आए, 30-35 मिनट्स में डील होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। क्योंकि उन्हें पहले ही पता है उनको लेनी अच्छी चीज़ है, उनको कोई ख़राब चीज़ लेनी नहीं है। तो ऐसे बंदे हमें भी बड़े लगते हैं, टाइम बचता है उनका भी हमारा भी। तो उनको सारा पता है मार्केट का कि क्या चीज़ होती है। तो आपको जब भी कभी कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आप हमेशा रेरा रजिस्टर्ड लो। उस पर देखिए कि रेरा नंबर क्या है, और बिल्डर बैकग्राउंड देख के लीजिए। और तीसरा, दिलवाने वाला कौन है, उसका बैकग्राउंड देख लो। ये तो नहीं कोई नया उठ के आया कोई भी है। तो अब दिलवाने वाला बैकग्राउंड अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, और प्रॉपर्टी का रेरा नंबर है, देन ओके, गो हेड। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब लेनी ही नहीं चाहिए, या उसमें भी कुछ सर, जिस ऑप्शंस अच्छे प्रॉपर्टी का होंगे? रेरा नहीं है वो आपको इसीलिए सस्ती मिल रही है। और जितनी भी फ्री होल्ड है, पहले आप वो जाके देखिए वो कितने साल तक मेंटेन रही हैं। वो आपको 1 साल, दूसरे साल या तीसरे साल तो उड़ती पक्का मिली होंगी वहाँ पे कि हाँ भाई वहाँ पे बुलडोजर चल गया, फलाना हो गया, अब उसका लेटर निकल आया यहाँ से खाली करने का। तो ये रही हैं सर। आज भी वार्निंग लेटर्स बहुत सारे खसरा नंबर्स पे दिए जा रहे हैं बाय नोएडा अथॉरिटी और बाय येडा अथॉरिटी। वो इसीलिए है, एक सीधी सी लॉजिक है सर। आप एक चीज़ लेने जा रहे हो, एक शोरूम पे जा रहे हो, आप गए शोरूम पे ब्रांडेड टी शर्ट लेने, वो है 15,000 की। वहीं पे सर आपको 2-4 आप मील आगे निकलते हो तो आगे जाके आपको एक सिंपल शॉप में उसी की कॉपी मिल जाती है 500 रुपये की। तो सर फ़र्क तो होगा ना, असली और नकली का फ़र्क तो होगा ना, क्वालिटी का फ़र्क तो होगा ना। तो बस वही चीज़ है सर, जिस जगह पे 1 से 1.5 लाख रुपए पर गज का रेट चलता है, वहीं पे आपको 20 से 25,000 रुपये, 1 लाख रुपये सस्ती प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है। सो ये कस्टमर को सोचना बहुत ज़रूरी है कि यार मेरे को प्रॉपर्टी इतनी सस्ती मिल रही है, इसके पीछे लूपहोल क्या है। एक अच्छे गाइडेंस और कंसल्टेंट वाले बंदे से मैं मिलके एक बार जानना चाहता हूँ, देन उसका जो डिसीजन हो वो आगे कर सकता है। और पेपर वर्क में अगर कुछ चेक करना है तो बता बिल्कुल सकते सर, आप पेपर्स में ये चेक कर सकते हो, लैंड टाइटल क्लियर देख सकते हो, लोन फैसिलिटी देख सकते हो, ठीक है, रजिस्ट्री देख सकते हो। ये सारी चीज़ें देख सकते हो उसके अंदर। वहाँ पे आपको पता चल जाए कि खसरा नंबर वगैरह से देख के लैंड टाइटल किस में आता है ये वाला। ओके। हमने थोड़ा टाइम पहले कोविड की बात भी की थी, लाइक इंडियन मार्केट का कितना चेंज हुआ उसकी वजह से। जी कोविड के बाद एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है, क्योंकि वर्किंग कल्चर चेंज हो गया। ओके, पहले लोग ऑफिस से काम करते थे, अब कई ऑफिस में वो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया, तो लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट्स को रीअसेस कर लिया। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो शायद टायर 2 सिटी में शिफ्ट हो गए या अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए वर्क फ्रॉम करने। जी तो उसकी वजह से क्या कुछ माइंडसेट शिफ्ट हुआ है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में? सर, उसकी वजह से इतना नहीं हुआ। लोगों को ये पता लगा कि हाँ अपना घर बहुत ज़रूरी है, ये पता लगा लोगों को। ओके। बिकॉज जब मकान मालिक ने 1 महीने से ज़्यादा किसी ने रेंट नहीं माफ़ किए या किसी ने ज़्यादा भी किए होंगे, उसने पता लगा कि यार आज नहीं कल अपना घर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या आप किसी से रेंटल ले रहे थे, आपने भी किसी का 1-1.5 महीने से ज़्यादा माफ़ नहीं किया। सो बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, घर होना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों को समझ आई कोविड के बाद ओके। कि भले ही अपना छोटा घर हो पर अपना घर हो, ये बहुत ज़रूरी है। देन
इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, रियल स्टेट में प्राइसिंग बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं, इन्वेंट्रीज भर के आई हैं आफ्टर कोविड। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आज भी कई सारे अनसोल्ड इन्वेंट्री है, मतलब है ना, गोस्ट प्रोजेक्ट्स जिसको बोलते हैं। जी, बने तो कब के थे, आधे से ज़्यादा उसकी इन्वेंट्री आज भी खाली पड़ी है। उसमें चल क्या झोल है, मतलब लाइक व्हाई इज इट सो कि इतनी इन्वेंट्री खाली है? देखो सर, उसकी अगर मैं बात करता हूँ, वो इन्वेंट्रीज इसलिए खाली हैं बिकॉज उनके बैकग्राउंड, अगर किसी की डिलीवरी अच्छी होगी, ऑन टाइम डिलीवरी होगी, अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, अगर उसकी कमिटमेंट्स अच्छी होंगी कि बनाना एरिया पेनल्टीज से बच के और आपको हैप्पी कर रहा है अगला टाइमली डिलीवरी करके, देन उसका डेफिनेटली उसकी अपकमिंग इन्वेंट्री डेफिनेटली सोल्ड होगी। सोल्ड किसकी नहीं होती हैं? जो अपने बात पे खड़ा ही नहीं है, जिसने जितने टाइम पे पोजीशन देना था, पता लग रहा है 5 साल बाद पोजीशन मिल रहा है ना, तो वो उसका नया प्रोजेक्ट आएगा, वो 4 बंदों को बताएगा ही नहीं। आप अपने मोहल्ले में बताओगे यार मैं फलाने जगह इस बिल्डर का बुक करके आया हूँ, Okay. किसी एबीसी बिल्डर का, सो आप वहीं पे जब वो नया प्रोजेक्ट निकालेगा तो आप गाइड करोगे और आपको भी कॉल आएगा, आप खुद नहीं ले पाओगे पर आप 4 बंदों को बताओगे यार इसका देखना यार, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये नया बना रहा है, तो आप वहाँ पे सर डेफिनेटली जाओगे, उसकी इन्वेंट्रीज डेफिनेटली सोल्ड होंगी। सोल्ड किसकी नहीं होंगी? जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिसका वर्क परफॉर्मेंस लो होगी। ओके, अगर हम बात करें लाइक रेसिडेंशियल वर्सेस द कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कौन सा सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कमर्शियल इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो पैसा लगा के आपको रेजिडेंशियल में पैसा लगाकर कमर्शियल से भी ज़्यादा आपको इनकम देके जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप अमाउंट कितना लगाना चाहते हो। ओके, कोई एग्जांपल अगर आप? एग्जाम्पल जैसे नोएडा के अंदर एक ट्रेंड है, अगर आप कोई भी कमर्शियल एक अच्छी जगह पे अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टी लेते हो तो वो 3 एक साल में आपको डबल के रेशियो पे ले जाता है। ओके, हाँ जी। अब सभी नहीं है, कोई सोच रहा हो कि यार मेरी प्रॉपर्टी तो हुई नहीं, ऐसा है ना, सबके लिए नहीं, डिपेंड करता है। फिर मैटर करता है कि आप कब ले रहे हो, यानी एंट्री कब कर रहे हो, आप किस बिल्डर की चीज ले रहे हो और आप ले किससे रहे हो। Okay. आपकी तीनों चीजें अच्छी होंगी तो आपको डेफिनेटली वो आपको 3 इयर्स में 2x का रेशो मिलेगा आपको। और अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें? रेजिडेंशियल में सर इतना बूम नहीं आएगा सर, इतना नहीं आता। इतना नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको। अगर उसमें आपको टाइम लगेगा काफ़ी, वो आपकी प्रॉपर्टी जब स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल जो आज आ रही 20,000 के रेट पे, वो पहुँच जाएगी सर 25,000 के रेट पे, वो पहुँच जाएगी आपकी 27,000 के रेट पे मैक्सिमम, ठीक है, 28 पे हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। ओके, तो 20 का 40 होने में कितना टाइम लगेगा? सर टाइम लगेगा, इतना फास्ट नहीं कि मतलब आपको कोई कमर्शियल की तरह। अप्रॉक्स टाइप्स? डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन फ्यूचर एंड मार्केट कि किस तरीके के अपार्टमेंट्स आसपास आ रहे हैं, लोकेलिटी किस तरीके से बूम कर रही है, प्रॉपर्टीज किस तरीके से आ रही हैं। और अगर हम रेंटल मार्केट की बात करें, हाँ जी, तो कई लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करते हैं कि उनको एक रेंटल इनकम आती रहे। अब क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस इतने हाई हो चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या रेंटिंग स्टिल अच्छा ऑप्शन है या कोई इम्पैक्ट है उसका? एग्जैक्टली, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन सर। हमारे तो बुजुर्गों ने भी यही बोला है कि दुकान से मकान, कि अगर आप दुकान पे इन्वेस्ट करके अगर आप रेंटल इनकम बना रहे हो तो मकान आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अच्छा, लोग ज़्यादातर सोचते हैं यार मेरे को पहले प्रॉपर्टी ले लूँ, घर ले लूँ पहले, तो घर ना करते हुए अगर आप छोटा अमाउंट है, घर के लिए अमाउंट नहीं बन पा रहा, गो इन कमर्शियल, जिसमें आपको एग्जिट ऑप्शन भी मिल जाए। एग्जिट ऑप्शन के साथ क्या होगा कि आप तो पहले आपने रेंट खा लिया, दूसरा आपको एग्जिट ऑप्शन मिल गया, एग्जिट ऑप्शन के साथ एप्रिसिएशन भी मिल गया, वही अमाउंट आप अपना रेजिडेंशियल में लगा लो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन, आप पहले आप रेंट खा लीजिए, दूसरा छोटे अमाउंट से सेल्फ फंडिंग करके रेजिडेंशियल की उसके लोन की ईएमआई अपने रेंट से कमर्शियल से निकाल लीजिए। ओके, सो ये स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं आप। जब तक आपका एग्जिट मिले इधर से कमर्शियल में, एप्रिसिएशन के साथ उधर आप अपनी डाउन पेमेंट कर सकते हो या लोन क्लोज कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप कमर्शियल में रेंटल इनकम वैसे भी रखना चाहो तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, खासकर नोएडा मार्केट में ज़्यादा है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं जो हम रेंटल्स की बात करते हैं तो दे आर गेटिंग 5%, आधा परसेंट वहाँ पे चलता है, ठीक है। मतलब 4, 5, 6 तो ऐसे है दिल्ली में जैसे भगवान नीचे उतर के आ गए, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बहुत रेयर केसेस पे जिनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टीज होंगी तो उनको आ रहा होगा, अदरवाइज 4-5% पे गेम खत्म होती है। नोएडा के अंदर स्टार्टिंग 8% से है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ कमर्शियल। नोएडा के अंदर कमर्शियल लिमिटेड बना हुआ है। अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, नोएडा के अंदर सिर्फ 4% कमर्शियल है। पूरे नोएडा को चलाने के लिए कम से कम 25% कमर्शियल की रिक्वायरमेंट है।
ओके। सो 96% रेजिडेंशियल है, इतने लोग नहीं जितने फ्लैट्स की सप्लाई है। हाँ, आगे फ्यूचर में जरूर होगी, बट आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए आज की डेट में रेंटल वाली चीज़ वो क्या है, बेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। और क्योंकि हम इन्वेस्ट मतलब अर्निंग की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, जी। तो एक और चलता है मार्केट में स्कीम नहीं बोलूँगा, मतलब जो हाँ जी। प्रोडक्ट है अश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट वाला। जी। ठीक है, तो इज इट एक्चुअली ट्रू लाइक ये अश्योर्ड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट होता है कि मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख डाल दो और हर महीने 10% का इनकम आता रहेगा जब तक, जबकि वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट किया है। ये क्या है बेसिकली, मैं पहले भी इसकी क्लैरिटी दे चुका हूँ। अश्योर रिटर्न ज़्यादातर अब कस्टमर अवेयर भी हो चुके हैं। पहले लोगों को अश्योर रिटर्न वाले लोग चक्कर में फंसते थे। इसमें क्या होता था कि आप जितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जितने आपको मार्केट से कॉल्स आ रही हैं, या जितने भी आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, या जितनी आपको एफएम पे सुनने को मिलती हैं, ज़्यादातर आपको अश्योर रिटर्न्स वाली मिलती हैं कि फलानी फलानी जगह पे प्रॉपर्टी है, दिस लोकेशन, प्राइम लोकेशन, 50 lakhs इन्वेस्टमेंट, पे 25 lakhs एंड गेट द 25,000 रुपीज़ पर मंथ रेंटल। ये वाली वो 12% सुन के ना लोगों का दिमाग खराब होता है, यार है 12%, मैं तो बैंक में जाता हूँ, मेरे को तो यहाँ पे यार 5-6% की बात होती है, और यहाँ पे मेरे को 12% रिटर्न मिल रहा है, बहुत बढ़िया मैं ले लूँ। उस चक्कर में बंदे बुकिंग कराते हैं। पता चलता है कि यार बंदों को पहले तो मिला, और उसके बाद जब नहीं आया तब बिल्डर के ऑफिस में पोक कर रहे हैं, उसे मेल कर रहे हैं कि भाई हमारा रेंटल क्यों रुक गया। ऐसे हुए हैं लोगों के साथ, कई लोगों के रुके हैं। चलो जिनको मिले भी हैं पूरे कि ठीक है 3 साल का सफर था, जब तक मिलना था वो मिल गया उनको रेंटल। अब भाई साहब दुकान खाली पड़ी है, दुकान खाली पड़ी है, इसको रेंट आउट करे, ऑफिस खाली पड़ा है, इसको रेंटल पे कौन चढ़ाए। पता लगता है जो 3 वाली चीज़ है वो पहले ही 8 में खरीदी है। ओके। वो आपके पैसे आपको बढ़ा के आपको एक एक डेढ़ करके आपको देता रह रहा था। आपको लग रहा था मेरे को किराया आ रहा है, आपने उसके ऊपर खर्चा भी किया, पे करते वक्त एक्स्ट्रा जीएसटी भी पे किया, रेंटल लेते वक्त उस पर एक्स्ट्रा आपको जीएसटी भी कट के आया, टीडीएस कट के आया, और आपको जब अकाउंट में आया आपने उसके ऊपर गवर्नमेंट को 30% टैक्स भी दिया है। तो आपको क्या बचा? ओके। दिस इज द नेस्टी ट्रूथ ऑफ अश्योर रिटर्न। अश्योर रिटर्न आपको बाद में पता चलता है कि यार मैंने प्रॉपर्टी महंगी ली, इसके आसपास तो अब वो रेट है जो मैंने पहले लिया। सो तेल तेलों से निकलेगा, सीधी सी बात है। अश्योर रिटर्न लेते वक्त आप ये सोचिए मेरे आसपास क्या रेट चल रहा है, और ये मेरी प्रॉपर्टी प्री लीज है या नहीं है। एक आता है अश्योर्ड लीज। ओके जी, क्या है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। अश्योर्ड रिटर्न के बारे में सबको पता है। अश्योर्ड लीज ही आपकी परफेक्ट एक बढ़िया चीज़ है जिसको आप बाय कर सकते हो। ओके। अश्योर्ड लीज क्या है कि आपको आज ही पता है अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर ब्रांड कौन आया हुआ है, ब्रांड के अलावा आपका इसका यानी कि टेनेंट कौन है, कितने साल की लीज है, कितने स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आया है, क्या लीजिंग की हुई है, और क्या रेवेन्यू शेयरिंग साइन हुई है, सारा आपको पता है आज ही। ओके। आपको लेते वक्त पता है कि हाँ भाई स्टारबक्स या सबवे या बरिस्ता डोमिनोज ये मेरा टेनेंट है। आपको आज ही पता है, सारे टर्म्स आपको आज ही पता है, पेपर के ऊपर साइन हो रखे हैं A to Z। तो उसको लेते वक्त आपको आपके बच्चों को पता है फ्यूचर में कि हाँ यार मेरे पापा ने फलानी जगह दुकान ली है, इसके अंदर स्टारबक्स से मेरे को किराया आ रहा है या सबवे से मेरे को किराया आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर की शॉप है, इतना रेंटल आना है। तो वो आप टेंशन फ्री, किसी ब्रोकर के चक्कर नहीं काटने आपको फ्यूचर में कि इसके रेंट पे चढ़ा दो कि हाँ यार ये चढ़ नहीं रही, वो पहले ही साइंड है, वो आपकी पहले ही चढ़ी हुई है, वो अश्योर्ड लीज है। भले ही आप प्रॉपर्टी थोड़ी लेट ले लो, भले ही आप प्रॉपर्टी थोड़ा जांच करके ले लो, ठीक है, या रुक के ले लो, बट लो अश्योर्ड लीज वाली अगर आप कमर्शियल में जा रहे हो। बहुत सोच के देख के, सिर्फ अट्रैक्टिव अश्योर्ड रिटर्न के चक्कर में मत जाइए। अश्योर्ड रिटर्न कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट से जाता है ज़्यादातर केसेस में। ओके। और उस पर एक और चीज़ याद आई थी मुझे, क्योंकि आपने अश्योर्ड लीज की बात की। हाँ जी। एक वर्चुअल स्पेस वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि आप वर्चुअल स्पेस बेचते हैं। जी जी जी। वो क्या है सर? वर्चुअल स्पेस क्या होता है, जैसे शर्मा जी ने प्रॉपर्टी ली पहले, तो चड्डा जी को बेचने गए हैं। चड्डा जी कहते आपकी प्रॉपर्टी है, कहते 2nd फ्लोर पे दुकान है मेरी, आओ आपको लेके चलता हूँ। वो अपने कॉम्प्लेक्स में लेके 2nd फ्लोर पे, कहते कहाँ है, कहते ये मेरे को भी नहीं पता कहाँ पे है, 2nd फ्लोर पे 200 स्क्वायर फीट की दुकान है, बस ये नहीं पता कहाँ पे है। वो कहते शर्मा जी आपको नहीं पता आपकी दुकान कहाँ पे, तो मैं कहाँ से ले लूँगा। तो वो प्रॉपर्टी आज भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, वो आज भी वैसी की वैसी पड़ी हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी छोटी सिटीज़ में जो वर्चुअल स्पेस पे खड़ी हुई हैं आज भी, बिकॉज उसका कोई नक्शा नहीं है, कुछ नहीं है, वो पता ही नहीं आपकी प्रॉपर्टी है कहाँ पे। सो उसको कोई
इतना ज़्यादा रेंटल नहीं है, कोई एप्रिसिएशन नहीं है उसका। ज़्यादातर अब जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो आपका बीबीए के ऊपर नक्शा मार्क होके आ रही हैं, वो आपका मार्केबल लॉकेबल स्पेसेस वाली आ रही हैं, जिसमें आपसे बिल्डर राइट्स ज़रूर ले लेता है आपके लीजिंग के लिए, बट आगे उसको फ्यूचर में पोजेशन से आने से पहले आपको पता लगता है कि आपका एरिया कहाँ पे है और आप इसको फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हो या नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको प्रॉपर पता है इन्फॉर्मेशन के साथ। और इस पे ब्रांड कैसे रन करेगा आपकी जगह में, इसको कोलैब करके, इसको बना के, इस पे रेंटल देगा आपको इतने साल के लिए, वो ही एक बढ़िया चीज़ है। वर्चुअल तो सर फिनिश है सर। सिंस यू टॉक्ड अबाउट ब्रांड्स एंड ऑल, ओके, कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अब दिल्ली एनसीआर की मार्केट में एंटर कर रहे हैं जी और फिर उस इंटरनेशनल ब्रांड के नाम से काफ़ी ब्रांडिंग होती है कि जी हाँ ये बड़ा ब्रांड है, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ ग्रोथ है एंड ऑल। इज इट एक्चुअली ट्रू या एक हाइप है? ट्रू सर, दिस इज एक्चुअल ट्रू। आप दुबई गए हैं, ब्रांडेड रेजिडेंसीज देखे हैं आपने वहाँ पे, राइट। अरमानी दिखता है सर वहाँ पे, बुर्ज खलीफा पता है सबको A to Z। आज बुर्ज खलीफा में जाएगा पता है वहाँ पे यार अरमानी के अपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है, बंदा डिनर भी करता है वहाँ पे, वर्साचे के अपार्टमेंट्स भी हैं वहाँ पे। तो क्या है, एक ब्रांड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो आज लोगों को नहीं पता। जिन लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं है या जिन लोगों की वहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, वो छोटे सेगमेंट में किसी और बिल्डर की पुरानी प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, उनको लगता है यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त होगा। ब्रांडेड रेजिडेंसीज का एक चीज़ ही लग गया, बिकॉज ब्रांड को भी अपनी इन्वेंट्री मेंटेन रखनी है, उसको अपनी डिलीवरी देनी है, बिल्डर को भी अपनी इन्वेंट्रीज के ऊपर काम करना है, अपने क्लाइंट्स को आगे भी माल बेचना है। सो वो एक रीच लगाता है पूरी अपनी प्रॉपर्टी बनाने में, दिखाने में बढ़िया। और ब्रांड तो सर एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर अगर आप कभी आओगे एक आइकॉनिक चीज़ बनती है, लोग वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनता है, वहाँ पे आते हैं स्पेशली घूमने के लिए, गेट टुगेदर पॉइंट बनता है। सो ब्रांडेड रेजिडेंसीज का नो डाउट अभी हम देख रहे हैं नोएडा के अंदर, देखते देखते जो गुड़गांव के अंदर भी आपने देखे नहीं होंगे, वैसे ब्रांडेड 3 एक साथ एंट्री मारे हैं नोएडा में। ओके ट्रम्प टावर सेक्टर 94, ओके एली साहब सेक्टर 97 बाय स्मार्ट वर्ल्ड, जैकब एंड को, जैकब एंड कंपनी रेजिडेंसीज बाय M3M सेक्टर 97। सो एक साथ साथ 3 ब्रांड्स एंट्री कर रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जो उसको देखते देखते फ्यूचर में और दुबई बेस्ड या और इंटरनेशनल कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स नोएडा के अंदर और एंटर कर रहे हैं देखते देखते। सो मार्केट कैसे होने वाली है, मतलब यू कांट इमेजिन सर, हमने सोचा भी नहीं होगा फ्यूचर में किस तरीके के सर यहाँ पे चीज़ें होंगी। मतलब लोग निकलेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे यार कि हमारे सामने खेत थे और ये क्या सामने हो गया। आई कैन रिलेट, मतलब मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में, जी तो मैंने नोएडा को अपने सामने चेंज होते हुए देखा है। 10 साल पहले का नोएडा और आज का नोएडा बहुत डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ गुड़गांव मार्केट नोएडा मार्केट, क्या सेम सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं? सर डिफरेंसेस ये हैं, एप्रिसिएशन, जो आज एप्रिसिएशन के लिए क्लाइंट भाग रहा है उसको एप्रिसिएशन वो नोएडा में मिल जाएगा। बिकॉज नोएडा और गुड़गांव में ये डिफरेंस रहा है, गुड़गांव पहले बसा अब बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, ये नोएडा वाले और गुड़गांव वाले अच्छे से जानते हैं। नोएडा बारिश में जान जाते हैं। एग्जैक्टली नोएडा के अंदर क्या हो रहा है शुरू से, ये पहले बना देन बस रहा है, ये चीज़ है। बनावट के ऊपर पहले काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 नोएडा में, नो बीट। 2 दिन लगातार यहाँ पे बारिश हो जाए नोएडा में, तीसरे दिन बाहर निकलोगे पानी का पता नहीं चलेगा। गुड़गांव में 2 घंटे बारिश हो जाए, आप तीसरे घंटे बाहर नहीं निकल सकते। 3 दिन नहीं निकल सकते सर। एग्जैक्टली 3 दिन अब बाहर नहीं निकल सकते। आपको पता है आपको वर्क फ्रॉम होम चलना है, आपको कुछ नहीं होना। तो मैं इसके ऊपर भी सर्वे कर चुका हूँ सर, ऐसे भी लोग हैं जो डेली गुड़गांव से अप डाउन कर रहे हैं, वो कहते हैं घर लेने का कोई विचार नहीं है, अप डाउन कर लूँगा। मतलब ऐसे लोग हैं, पीपल हैव मनी बट दे डोंट वांट टू बाय अपार्टमेंट इन गुड़गांव, वो कहते हैं मैं यहाँ ले लूँगा उसका कुछ। सो ऐसे भी हैं, मैंने सर्वे पे उस पर भी डाला है, मतलब लोगों ने भर भर के सर वोट्स डाली हैं नोएडा को, 100 में से 100 नोएडा को वोट्स डाली हैं। ओके, ऑब्वियसली गुड़गांव नोएडा तो कंपेयर हो गया, हाँ जी, बट है तो अल्टीमेटली इंडिया मार्केट। हाँ जी, ठीक है। अगर मैं इंडिया मार्केट को दुबई मार्केट से कंपेयर करूँ, क्योंकि अब दुबई का काफ़ी हाइप है कि आए दिन आपको एड्स दिखते हैं, वीडियोस आती हैं जी, दुबई में ये डेवलपमेंट हो रहा है, वो हो रहा है ना, तो दुबई की मार्केट का क्या फ्यूचर है? सर दुबई की मार्केट का अच्छा फ्यूचर है, नो डाउट। ये नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल देखी देखी भेड़ चाल चल रही है, अच्छा फ्यूचर है। बट मैं
एक दो पॉइंट्स बोलना चाहूँगा कि मतलब कि जो भी बायर एक प्रॉपर्टी लेने जा रहा है वो सिर्फ ये ना देखे मेरे टैक्सेस बच रहे हैं, मेरे को वहाँ पे इजी पेमेंट प्लान मिल रहा है, मेरे को इतना रिटर्न मिल रहा है। ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं दुबई मार्केट के लिए ये बंदे बेची को। जा रही है ना। ठीक है, टैक्सेस बच गए, उसका पेमेंट प्लान इजी फ्लेक्सिबल हो गया 1% के लिए, और पोस्ट पोजेशन उसको रेंटल मिल रहा है यहाँ से ज़्यादा के लिए, बहुत बढ़िया वाला। मेरा ये कहना है पहले 2 पॉइंट्स काट के थर्ड आप देखिए कि जो आपको रेंटल है वो आपको कितना लॉन्ग लीज है। मैंने जितने बंदों से पूछा है सर, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने इवेंट पे इनवाइट भी करता हूँ उनको, वहाँ भी उनसे पूछता हूँ कि यार सर आपको कितनी देर के लिए, वहाँ पे सर पॉज हो जाता है बिल्कुल ही, वहाँ पे बंदा बिल्कुल गायब होता है कि हाँ। इवन बात भी की हमने दुबई वाले बंदों से कि आप ये जो रिटर्न दे रहे हो 12% रिटर्न दे रहे हो, प्री पोजेशन देते हो, वही शो रिटर्न वाली कहानी आ जाती है इस पे भी। सो और उसके बाद भी आप लीजिंग की गारंटी दे रहे हो, ये कितनी देर के लिए दे रहे हो? तो किसी ने 1-2 साल से ज़्यादा बात नहीं बोली, इतनी बोली है। तो वहीं पे सर क्लैरिटी एक इन्वेस्टर को समझ जानी चाहिए कि यार ये फॉर द टाइम है, मैं यहाँ पे आज अट्रैक्ट होकर लगा तो रहा हूँ, वो 1-2 साल खत्म तो होंगे, वो पता चलेंगे कि उसके बाद क्या होगा, क्या होना है क्या नहीं होना असलियत। इससे बेटर तो सर इंडिया की मार्केट भी है बहुत ज़बरदस्त। आप अगर ढंग का कुछ यहाँ पे कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट, कुछ ज़्यादातर स्टूडियो चलते हैं वहाँ पे, स्टूडियोज़ हो गया या फिर यहाँ की कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो गए, यहाँ का कुछ कमर्शियल हो गया या रेजिडेंशियल हो गया, कुछ हो गया, यहाँ की मार्केट बहुत बूम कर रही है सर। बंदे को पैसा लगा के घुमाना आना चाहिए तो बंदा बहुत अच्छी डील कर सकता है सर। सो आप ये देखिए फ्यूचर कितना लॉन्ग है। हाँ भाई, तो मेरे को 9 साल की लीजिंग देता है, तो मेरे को 27 साल की लीजिंग देता है या 15 साल की लीज दे रहा है, कितना लॉन्ग एग्रीमेंट है। अगर तो इतने देन गो हेड, पता है मैं 9 साल में प्रॉपर्टी के पैसे पूरे कर लूंगा। अगर मेरे को 12% की रिटर्न मिल रही है दुबई जैसे शहर में, तो मैं बढ़िया निकाल लूंगा यहाँ से। ठीक है ना, तो मेरे को एप्रिसिएशन भी कुछ आएगा, रेंटल भी कुछ आएगा, रिटर्न में आप दे रहे हो, देन पता है, देन ओके। रिटर्न में अगर नहीं मिल रहा है, वो वर्बली है, रिटर्न में आपको मिल रहा है 1 या 2 साल, और आप रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन सतर्क होना बहुत जरूरी बनता है। ओके, जी, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। मतलब दुबई मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो सही डील होनी जरूरी है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि वो 1-2 साल कभी खत्म होंगे। वो तो खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लाइक आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने अपनी लेवल पे उसको अच्छी डील दिलवाई, बट बाद में किसी रीज़न से वो डील अटक गई है, मतलब क्लाइंट के साथ कुछ गलत हुआ डील में, सर बिल्डर की गलती है, किसी भी गलती? देखो सर, मेरा रिकॉर्ड रहा आज तक अप्रॉक्सीमेट सर, मेरे को 10 साल हो गए हैं। Okay. आज तक मैंने किसी भी अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिलाई हो जिसमें उसको प्रॉब्लम हुई हो, पोजेशन ना आए हो, बिल्डर भाग गया हो, या फिर उसको कोई स्टक हुआ हो अमाउंट उसका, या उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, रेंटल ना आए हो या कोई दिक्कत हुई हो, सर नहीं हुई कोई भी आज तक किसी को प्रॉब्लम। मतलब रिकॉर्ड रहा है आज तक मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज दिलवाई हैं सर, भगवान से डर के कहता हूँ, भगवान के आशीर्वाद से, मतलब वो सारी सीधी पड़ी हैं, अच्छी हुई हैं, और मैं आगे भी दुआ करता हूँ कि ऐसा ही रहे सर, बिकॉज ये स्टेटस बहुत ज़रूरी है मेंटेन करके रखना। दैट्स इम्प्रेसिव। जी सर। अगर कोई खुद भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, नॉट इन्वेस्टर की तरह, मतलब वो अपना करियर बनाना चाहता है इसमें, जैसे आपने स्टार्ट किया 10 साल पहले, आज आप एक अच्छे पोजीशन पे बैठे हो, तो कोई और भी अगर इंटरेस्टेड है, इंस्पायर हो रहा है, मे बी आज के पॉडकास्ट के बाद वो इंस्पायर हो जाए, तो उसके लिए पाथ क्या है? मतलब कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत है या वो कहीं से भी शुरू कर सकता है? क्या करना चाहिए उसको? विल पावर, सबसे पहले तो विल पावर होनी चाहिए उसके पास, कि उसको काम करना है, वो अपना माइंड से स्ट्रॉन्ग रखे, विल पावर है उसके अंदर काम करने की, पेशेंस है उसके अंदर। पेशेंस, कोई भी बिजनेस हो पेशेंस मांगता है, रियल एस्टेट में ज़्यादा लगते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि आप मनियारी की दुकान खोल लो, आप 30 के 30 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बोने। रियल एस्टेट एक ऐसा काम है कि 30 के 30 दिन सेल नहीं उठ सकती, 12 के 12 महीने सेल नहीं उठ सकती। ठीक है, सो इसमें आपके पेशेंस बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा। जिसके पास पेशेंस है वही एंटर करे। मैं देखता हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सर, बहुत सारे जो किसी और बैकग्राउंड से हैं, वो भी सोच रहे हैं कि यार रियल एस्टेट चल रहा है, बहुत बढ़िया बूम कर रहा है, चल यार मैं भी इसमें कूदता हूँ, बढ़िया है यार, चल कर लिया, कई लोगों ने कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने स्विच कर लिया, बहुत सारे लोग स्विच कर रहे हैं, और फिर उनका मैं मतलब जुलूस निकलता हुआ भी देख रहा हूँ कि मतलब कि लोग देखते हैं कि हाँ ट्रोल करते हैं, उन पे बताते हैं, किसी के कैलकुलेशन में, किसी के नॉलेज में प्रॉब्लम, किसी में कुछ, तो पता चल जाता है। इन्वेस्टर को एक चाहिए कि हाँ यार अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड देख के करूँ कि बंदे का क्या बैकग्राउंड है, ये कितने साल से काम कर रहा है, इसकी नॉलेज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना डिसीजन लूँ। सो वो एक बैठ के पता चल जाता है। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि विल पावर होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, बट बिकॉज इट्स नॉट इजी सर, हलवा नहीं बट रहा कि हाँ ठीक है कोई भी खा लेगा, कुछ हो जाएगा। ये आपके लिए पेशेंस चाहिए। मतलब मैं ये बता दूं कि जब तक आपके आंसू नहीं बाहर आ जाते ना, तब तक रियल एस्टेट नहीं कर सकते। आपके पास पेशेंस कितने हैं पता लगे, दूसरी साइड तो बंदे ने पार्टी रख लीजिए, आज तेरा भाई तेरे को गाड़ी में घुमाएगा, आज तेरा भाई पार्टी करेगा क्योंकि आज तो डील हो गई, आज डील होगी। सो ऐसा नहीं है, आपके पास क्लोजिंग के लिए पेशेंस होने चाहिए। आप क्लाइंट को क्लोज करके उसको
कैसे आगे टैकल करते हो वो मैटर करता है। चीज़ें बहुत सारी हैं, हर तरह का कस्टमर है मार्केट में, हर तरह की चीज़ें हैं। सो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी, बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप पूरी गाइडेंस के साथ काम करोगे, आपको मैपिंग आती है, आपको प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज है, आपको बिल्डर्स की नॉलेज है, आपको पास्ट पता है प्रॉपर्टीज़ का और फ्यूचर के डेवलपमेंट और प्राइसिंग की नॉलेज है, देन आप कर सकते हो। बट ये सब सीखेगा कैसे कोई? सर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जब उसके मैं आया था स्टार्टिंग में मैंने भी सीखा सर। तो मैं वही एग्जैक्टली जानना चाहूँ, क्योंकि कई लिसनर्स होंगे जो ये जानना चाहते हैं कि ठीक है मुझे इंटरेस्ट है, पेशेंस है, विल पावर है, सब कुछ जी। है, बट अब मैं सीखूँ कहाँ से? या तो कोई कोर्स होता है कि मैं जो कोर्स ज्वाइन कर लूँ, या कहीं पे इंटर्नशिप हो सकती है, कुछ अगर उस पर आप गाइड कर सको। देखो सर, सीखने को तो आपको खुद से जो सेल्फ आपको मार्केट में जो क्लाइंट सिखाएगा ना, वो कहीं भी नहीं है। जो कहते हैं ना, अकल बादाम खा के नहीं आती, ठोकर खा के आती है, वो सच है। जो मैं आपको अभी किस्सा बता चुका हूँ कि यार कैंसिलेशंस कैसे होती हैं, उसको बचा के आप कैसे आगे जा सकते हो, आपके ऊपर ट्रिक्स होती हैं। Okay. सो ये आप डे बाय डे सीखते हो। मैं जब सुबह बैठता हूँ, काम स्टार्ट करवाने से पहले मेरा एक ही होता है गूगल पे, नोएडा डेवलपमेंट न्यूज़, ओके। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट न्यूज़, गुड़गांव डेवलपमेंट न्यूज़। मैं जहाँ जहाँ माल बेच रहा हूँ मैं वहाँ वहाँ लिख के देन उस पर कि आज की खबर क्या है, पहले न्यूज़ देखनी है कि उसके अलावा क्या क्या आया हुआ है और क्या आया, स्टार्ट दिन वहाँ से स्टार्ट करना है सर। सबसे पहले मैं कस्टमर के लिए एक अपडेटर बनूं कि हाँ यार फलानी जगह ये रूल आ गया सर, आपको पता लगा कि सर अब अथॉरिटी ने एक नया रूल निकाला है कि सर इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए एक रूल निकाल दिया, या लोन का इंटरेस्ट लो कर दिया, या फिर एयरपोर्ट का सर काम इस दिन को स्टार्ट हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है। उसके लिए मैं एक अपडेटर न्यूज़ बनूँ। अगर वो करूँगा तो डेफिनेटली क्लाइंट मेरी बात भी सुनेगा और डेफिनेटली मेरे क्लाइंट मेरी इज्जत करेगा, नंबर सेव करेगा और मेरे से मिलेगा भी। राइट। अगर मैं सीधा ही शुरू हो रहा हूँ, हेलो सर आप कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो वो सर कभी नहीं देख रहे हैं, ये आपको माइंड से निकाल देना चाहिए। ऐसे इतना इजी नहीं है। सो आप नॉलेज के साथ बैठ के मेरे पास भी कर सकते हो। मतलब लाइक मैं, अगर मेरे साथ टीम है काम करती है, तो प्रॉपर मैं सबसे पहले एक ही काम करता हूँ कि भाई सेल के लिए काम नहीं करना, तेरे को आगे सेटल के लिए काम करना है, बिजनेस सेल्स के लिए काम करना है, तेरे को अपना बिजनेस रन करना है आगे, तेरे को आगे अपनी दुकान के लिए काम करना है। अगर आज कोई चीज़ ले ली, कुछ नहीं है, एक चॉकलेट के लिए काम नहीं करना, तेरे को चॉकलेट्स रखनी है मार्केट में, तो अपनी चॉकलेट तो कभी भी ले लेगा, ठीक है। तो तेरे को मार्केट में एक वैरायटी रखनी है, एक अपना नाम बनाना है, नाम के लिए काम करना है, सेल नहीं है। नाम अच्छा होगा तो दुकान होगी, दुकान होगी तो डेफिनेटली चलेगी। दैट्स अ गुड पॉइंट। आई मीन थैंक यू जी। अच्छा लगा मुझे सुन के। ओके, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक उठता है हाँ जब जी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? सर, स्टॉक में अगर मैं बात करूं, मतलब स्टॉक में मैंने जीरो पे जाते भी देखा है, ठीक है। रियल एस्टेट मैंने कभी जीरो पे जाते नहीं देखा आज तक। ओके। कितनी भी सिचुएशंस आई हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना टाइम हो, कोविड, कहीं भी सर मैंने, रिसेशन के टाइम भी मैंने कभी भी सर जीरो पे जाते नहीं देखा। कोविड कभी भी मैंने रियल एस्टेट जीरो पे नहीं देखा। स्टॉक आप बंदे को पता है यार, जितने पे लिया नीचे चला गया, जीरो चला गया, रोते हुए कर्जे वाले सब देखे हैं, बट एक्चुअल में दिस इज़ द बेस्ट जो आपको हमेशा बचा के रखता है रियल एस्टेट की। पता है यार मैंने अगर चीज़ 50 की ली है, मेरी कम से कम 50 की तो बिक ही जाएगी। आज वो बेशक 100 की नहीं हुई, 80 की नहीं हुई, तो मेरी 50 की तो बिक ही जाएगी। तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 50 की 100 में बेची है बहुत कम टाइम में। ओके, बट अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, मतलब स्टॉक मार्केट में क्या है कि ठीक है अब लॉसेस भी होते हैं, आई एग्री टू जी दैट, बट अगर मुझे इमरजेंसी फंड चाहिए है तो स्टॉक मार्केट में फटाफट निकाल सकता हूँ, चाहे एग्जैक्टली किसी भी ये रेट प्लस पे। पॉइंट है। बट रियल एस्टेट में मैं वो नहीं कर पाऊंगा शायद। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आती हैं जिनमें आपको बायबैक मिलता है, ओके। वो बायबैक आप ले सकते हो। बायबैक का टाइम पीरियड कैसे होता है? टाइम पीरियड होता है उसमें 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 9 ईयर्स, सबका अलग अलग है। Okay. ज़्यादातर 3 ईयर्स में अगर आपको बायबैक मिल रहा है देन गो हेड। 3 ईयर्स के लिए आप उसमें रेंटल मिल रहा है तो रेंटल लीजिए, रेंटल नहीं मिल रहा आप उस पर एप्रिसिएशन लीजिए, आपको एप्रिसिएशन के साथ बायबैक मिल रहा है, और क्या चाहिए। और बायबैक जब हम इनिशिएट करेंगे, हाँ जी। मतलब मुझे डिसाइड कर लिया कि हमने बायबैक करना है, जी, तो वो प्रोसेस कितने दिन में खत्म होता है? लाइक फाइनल जो डील क्लोज होगी? मैक्सिमम 1 मंथ। 1 मंथ। हाँ जी सो दैट कैन बी अ गुड थिंग। जी मतलब जी जी। ठीक है, ऑब्वियसली स्टॉक जैसा एक दिन का लिक्विडिटी तो नहीं है, बट बायबैक इज Exactly. आल्सो गुड ऑप्शन। सर हो भी नहीं सकता कभी, मतलब रियल स्टेट अगर मैं बात करूं, शेयर मार्केट का कंपैरिजन कभी ये रहेगा भी नहीं कि इक्वालिटी हो इनकी। ये हमेशा से मार्केट अलग चलती आई है रियल स्टेट की, और स्टॉक्स की अलग चलती आई है, ये हमेशा अलग मैं रहेगी। ये क्यों टॉपिक उठा रहा हूँ, क्योंकि कई इन्वेस्टर इसी बात पे आके बात करना शुरू कर देंगे, या कई लोग ऐसे ही
पॉइंट आउट करते हैं कि यार रियल एस्टेट में नहीं करना, मुझे स्टॉक मार्केट लेस अच्छा लगता है? पेशेंस वाले होते हैं सर, वो क्विक बायर्स होते हैं जो ओके, जिनको जेट लगा के बस आज शाम तक पैसा निकालना है फटाफट, वो वाले होते हैं सर, उनको चाहिए। रियल एस्टेट वाला बंदा ही वही होगा जिसको लंबी सोच पता होगी, मेरे दादी ने बनाया है, मेरे उसके बाद पापा ने इतना बनाया है, अब मैं बनाऊंगा इतना। उसको पता है, उसको हिस्ट्री की यार उन्होंने कितनी पीढ़ी हमने कैसे बनाई है, हमने कितनी हमारी हवेलियाँ, कितने हमारे आउटलेट चल रहे हैं, कितनी हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज और बनी है, वो पीढ़ी बाई पीढ़ी वैसे ही फॉलो करता आता है चीज़ें। ओके। जी क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट की बात भी कर रहे थे, तो एक पॉइंट और था, मतलब बाहर की कंस्ट्रक्शन स्पीड देखता हूँ, स्पेशली इंडिया के बाहर अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल चाइना हो गया या नॉर्थ, तो बिल्डिंग 3-4 महीने में खड़ी हो जाती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? सर, इंडिया में वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अगर आप देखो कि पिछले बहुत सारे सालों से वैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो पहले इंडिया में थी भी नहीं। राइट। सो वैसे तो नहीं है, नो डाउट, जैसे आप इंटरनेशनल में देखते हो, दुबई में देखते हो, सिंगापुर में देखते हो, हर जगह देखते हो, वैसी नहीं है, बट वैसी रही भी नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी इंडिया की। सो बहुत चेंजेस हैं। अगर आप देखो, अच्छे ए ग्रेड बिल्डर्स जो ब्रांडेड रेजिडेंसीज लेकर आते हैं, या फिर अच्छे ए ग्रेड बिल्डर्स ऐसे हैं जिनकी सेम लोकेशन पे नॉर्मल बिल्डर के प्राइस से एक्स्ट्रा प्राइस बहुत ज़्यादा उनको लगता है बायर्स को, वो इसी वजह से होता है बिकॉज वो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ए क्लास रखते हैं, अच्छे ब्रांडेड एक नामी बंदों से कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन पे पैसा बहुत फास्टली लगता है और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट भी बहुत फास्टली होती है। दिस इज़ द रीज़न सर, जो आप कह रहे हैं कि आज वैसी नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में हो जाएगी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है रियल एस्टेट मार्केट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट्स से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, एक प्री लॉन्च या अंडर कंस्ट्रक्शन या जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है? अगर डेवलपर बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, देन प्री लॉन्च। ओके। और अगर मिड लेवल डेवलपर है तो? लॉन्च होने के बाद। लॉन्च होने के बाद, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन होने के बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है? नहीं, रस निकल जाता है, रस निकल, मलाई खा लेता है कोई और। गट इट। ओके, टू मच ऑफ सीरियस टॉक्स, तो थोड़ा फन सेगमेंट, एक रैपिड फायर करेंगे। डेफिनेटली। क्विक क्वेश्चंस, क्विक आंसर्स। कुछ मिथ्स हैं मार्केट में रियल एस्टेट को लेके, तो वी कैन जस्ट टेल अस वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। जी। पहला मिथ है कि रियल एस्टेट के प्राइस हमेशा ऊपर ही जाते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सेकेंड इज, आपको प्रॉपर्टी हमेशा जल्दी खरीदनी चाहिए, लाइक एज अर्ली एज पॉसिबल, चाहे आपको लोन भी लेना पड़े। 100% ट्रू। लोकेशन इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स व्हेन बाइंग अ प्रॉपर्टी, ट्रू और लोकेशन फॉल्स? मैटर। मैटर्स। डेफिनेटली मैटर। ओके, अब ये मिथ्स नहीं है, बट अगेन रैपिड फायर का पार्ट है। लोग सेकेंड होम्स लेते हैं या फिर फार्म हाउस वगैरह फॉर द वेकेशन पर्पस, तो वो इन्वेस्टमेंट है या लाइफस्टाइल है? लाइफस्टाइल। विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स? सम लोकेशन टू लोकेशंस मैटर। कुछ लोकेशंस पे आपके प्लॉट्स जो बहुत अच्छे रेस कर रहे हैं, वो लोकेशंस पे प्लॉट मैटर करते हैं। जो लोकेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके अपार्टमेंट्स की रिपीटेबिलिटी नहीं है, ओके, उनकी सेकंड वैसा रेप्लिका बन ही नहीं सकता, उसमें अपार्टमेंट्स। सो लोकेशन टू लोकेशन मैटर करता है। ओके। आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों चाहिए, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। विच इज़ रिस्कियर, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? स्टॉक मार्केट। ओके। एंड बाइंग अ होम इज ऑलवेज बेटर देन रेंटिंग, ट्रू या फॉल्स? घर खरीदना ज़्यादा बेटर है या रेंट पे रहना ज़्यादा बेटर है? खरीदना ज़्यादा बेटर है। Okay. Okay, so that brings us to the end of rapid fire. Now, before we wrap up for today's session, क्योंकि हमने तो उस एक्सपीरियंस को देखा है जो हमारे पिछली जनरेशन ने हमें पास ऑन किया है, ओके, सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस एंड दैट लर्निंग हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से परस्यू किया हुआ है। बट अगर मैं नई जनरेशन की बात करूँ, जेन ज़ीज एंड ऑल, तो उनका एटीट्यूड क्या है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके? उनके साथ भी डील किया आपने? सर हुई थी मेरी डील। ओके। स्टार्टिंग में डील हुई थी, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे भूलता भी नहीं है कभी, और बहुत बड़ा एक लेसन भी है। मतलब लाइक जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने देखा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों को एग्रीमेंट भी नहीं पता था, तब उनको ये पता नहीं था कुछ भी क्या चीज़ें होती हैं। सो मेरे क्लाइंट ने मेरे को एक रेफरेंस दिया कि मैं देख रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो आप एक बार आइए। तो मैंने गया, मैं दिल्ली में मैंने मीटिंग ली, बताया, उन्होंने बुक किया, उन्होंने रेफरेंस दिया मेरे को कि एक है, इनका करवा दीजिए। तो वो उनका सर सोशल मीडिया का काम था, बहुत अच्छा लेवल का चैनल वगैरह, यूट्यूब पे चलना वगैरह, फेसबुक पे मिलियन व्यूज़ वगैरह, कमेंट्स एंड ऑल, मतलब बहुत बढ़िया था। सो मैंने सेम सोसाइटी में उनको भी अपार्टमेंट दिलवाया। सो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब जिन्होंने दिलवाया उन्होंने तो ले लिया, उनसे अपना वो जैसे तैसे करके पूरा कर रहे हैं। और जो रेफरेंस वाला था
वो कहता भैया पोजीशन कब मिलेगा, मैं कहा भैया आ जाएगा, आपको बताया था 3 इयर्स में। तो कहता भैया इतना वेट नहीं हो रहा। अच्छा। सो इसके बगल में ये साथ वाला बिल्डर है, तो वो भी अपना सेम बना रहा है चीज़ें, इसमें पोजीशन जल्दी आ रहा है। मैं कहा भैया सेम बिल्डर की चीज़ है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो कहता आप इसके अंदर दे दीजिए मेरे को। उसके दोस्त आए 4-5, उन्होंने भी लिया। वो कहता मेरा भी ले दो, मेरे पास वेट नहीं है, मैं इसके अंदर शिफ्ट हो जाऊँगा। तो मैं कहा फिर जो पहले लिया वो रेंट पे चढ़ा दूँगा। ओके। तो सर वो एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए बहुत बड़ी कि मैं न्यू आया हूँ और वो बंदा मेरे से छोटी उम्र का, वो बंदा मतलब जेंजी कैटेगरी का, वो वहाँ पे आके प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, प्रॉपर्टीज बाय कर रहा है मेरे से। प्रॉपर्टीज सो एक्चुअली। एक्चुअल में देन उसके बाद उन्होंने मेरे से शॉप भी ली एंड बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हुआ उनका। तो आज की डेट में ऐसे भी जेंजी हैं जो लोग आज की डेट में अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, इनकम को मैनेज करते हैं प्रॉपर्टीज में डाल के, देन अर्निंग रेंटल्स बहुत अच्छी इनकम बना के अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। ओके, सो मतलब उनका भी एक अच्छा व्यू है इन्वेस्टमेंट को लेके। एग्जैक्टली सर। तो जो एक मिथ चलता है ना जेन जी एक अलग ही कैटेगरी है, वो नहीं है। सर आप उनको देख के ना, किसी को भी जो 4-5 दोस्त आए देख के कह नहीं सकते कि मतलब कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने आपसे बाय की होगी। अगर मैं बात करूं, पार्टी करनी थी हमने कि चलो अपार्टमेंट बुक हो गया, चलो जसलीन भाई पार्टी पे चलते हैं। क्योंकि ठीक है भैया पार्टी हो रही है जी, चलो ठीक है, आप तो अपार्टमेंट बुकिंग करा दी आपकी, आपको बेस्ट डिस्काउंट विकाउंट करवा दिया, चलो जी पार्टी करने चलते हैं। पार्टी करने गए तो कहते चलो, मैं कहा चलो कैसे। जब हम गए वहाँ पे पहुँचे तो सर मतलब स्लीपर्स में, मतलब भैया वरी सारे हैं, मतलब मैं तैयार श्यार होके गया पूरा वगैरह, मतलब बिंदास। कहता हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही। कोई सर अपना नाइट सूट में, कोई पजामे में, कोई टी शर्ट में, मतलब पैसा बोलता है। दे नो वेरी वेल कि पैसे को बनाना कैसे है। सो ज़्यादा दिखावे से अच्छा मेरे हिसाब से पैसा बनाने के ऊपर फोकस किया जाए। मुझे लर्निंग वहाँ से मिली। थैंक सिर्फ यू। दिखावे के लिए पैसा ना कमाए, कमाने के लिए एग्जैक्टली कमाए। सर, एग्जैक्टली सर। बिफोर वी रैप अप टुडेस एपिसोड, कोई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स? जब भी जैसी भी प्रॉपर्टी मिले, जब आपको दिल से वाइब आ गई ये मेरा पैसा 1 से 2, 2 से 4 करा के दे देगा, और इस प्रॉपर्टी में मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, और ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी है। जब आपको दिल से वाइब आ गई, ये बंदे को नॉलेज है, मेरा पैसा नहीं डूबने देगा, उस बंदे पे उसी वक्त उस टाइम पैसा लगा के डिसीजन ले लीजिए। और कुछ ना समझ में आए तो जसलीन जी से कांटेक्ट कीजिए। मोस्ट वेलकम। Now because we talked about contact, तो अगर people want to contact you, reach out to you, तो how can they contact? कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पेज पे भी, इन्वेस्ट विद जसलीन भल्ला के नाम से, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी कर सकते हैं। इवन मैंने क्लाइंट्स के फीडबैक्स डाले हुए हैं, सबसे पहले आप वो देखिए, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर फीडबैक्स हैं, जर्नी है हमारे पास कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में किसको इन्वेस्ट करवाया, एंड पीपल आर हैप्पी विद अस। बैक टू बैक जर्नी हमारे पास किसी की 5 साल है, 7 साल है, किसी की 8 साल पुरानी है, एंड बैक टू बैक हमसे प्रॉपर्टीज लेते जा रहे हैं, पोर्टफोलियो हमसे ही मैनेज करवा रहे हैं, अपने रेफरेंसेस के भी, अपने फैमिलीज के भी। सो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, हमारे दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी साइट्स पे, वेबसाइट जहाँ से भी जाएं। Okay. contact बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, so it will become easy for you to reach out. So on that note, we will be ending this episode today. I hope आपको रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी, एंड hopefully this will give you a guidance towards the investment in the real estate market. If you liked the episode, please do like and subscribe. और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, बिकॉज अगले एपिसोड में हम एक और डोमेन, एक और करियर एक्सप्लोर करेंगे, so that you let to know और क्या क्या चल रहा है मार्केट में. Till then, keep earning, keep investing.